वेलकम टू CRPC इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर्स। इससे पहले के वीडियो में हमने सेक्शन 25 तक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था और यहाँ पर हम सेक्शन 25 से आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है न्यायालयों की शक्ति, जो कि चैप्टर 3 में है। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके। क्वेश्चन है, आजीवन कारावास का दंडादेश किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? आंसर, सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज के द्वारा। हत्या के बाद में परीक्षण कौन कर सकता है? अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कर सकता है यानी कि एडिशनल सेशन जज। 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास का दंडादेश कौन देता है? सहायक सत्र न्यायाधीश, मतलब असिस्टेंट सेशन जज देता है। तो सहायक यानी असिस्टेंट सेशन जज जो देता है वो तो 10 वर्ष तक का कारावास देता है। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश जो है वो कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर वो मृत्युदंड देते हैं तो CRPC की धारा 366 यानी सेक्शन 366 के अंतर्गत उसको कंसल्ट करना पड़ता है हाई कोर्ट से, यानी कि हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सहायक सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिया गया आजीवन कारावास का दंड कैसा माना जाएगा? उसकी शक्ति के बाहर माना जाएगा, क्योंकि सहायक सत्र न्यायाधीश तो केवल 10 वर्ष तक दे सकता है। तो अगर वो आजीवन कारावास का दंडादेश देता है तो वो उसकी शक्ति के बाहर माना जाएगा। द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा छल के अपराध के लिए अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना भुगतान न करने पर दंडाधिकारी के द्वारा उसके बदले कारावास की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? आंसर है 3 माह हो सकती है, यानी कि 3 मंथ हो सकती है। धारा 30 ऐसा बोलती है। CRPC के अधीन किए गए अपराध का विचारण कौन से न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? संहिता की धारा 26 के अनुसार जब किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन हो तब उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा अथवा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे इस संहिता में प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। ओके। क्वेश्चन, किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अपराध का विचारण किन न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है? आंसर है, किसी अन्य विधि के अधीन अपराध की दशा में उसका विचारण उस न्यायालय द्वारा होगा जो कि उस विधि में उल्लिखित हो, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं किया गया है तब उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो इस संहिता की प्रथम अनुसूची में दर्शित है। क्वेश्चन, किशोर अपराधियों के विचारण के संबंध में व्यवस्था संहिता की किस धारा में दी गई है? तो किशोर अपराधियों के संबंध में जो विचारण के उपबंध हैं वो धारा 27 में दिए गए हैं। किशोर अपराधी से आप क्या समझते हैं? आंसर, न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की तारीख को 16 वर्ष से कम आयु के अपराधी किशोर अपराधी कहलाते हैं। ओके। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की तारीख को 16 वर्ष से कम हो, किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? ऐसे अपराध का विचारण पूछ रहे हैं कि ऐसे अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो ऐसा अपराध जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है। आंसर है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या बालक अधिनियम 1860 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए न्यायालय द्वारा किया जाएगा। धारा 27 ऐसा बोलता है। क्वेश्चन, संहिता की धारा 27 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के किशोर द्वारा कौन सा अपराध नहीं किया गया होना चाहिए? ऐसा अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। मतलब ये यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है कि उसको 16 वर्ष से कम आयु का जो किशोर अपराधी है उसको तभी मतलब थोड़ी छूट प्राप्त होगी जब उसने मृत्यु या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं किया है। संहिता की कौन सी धारा न्यायालयों के दंडिक क्षेत्राधिकार के विषय में उपबंध करती है? तो धारा 28, 29, 30 और 31 किस बारे में है?
न्यायालयों के दंडिक क्षेत्राधिकारों के विषय में बताती हैं। क्वेश्चन, दंडादेश को उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश, दंडादेश जो हाई कोर्ट्स या फिर सेशन कोर्ट्स दे सकेंगे किस धारा में बताया गया है? धारा 28 में बताया गया है। किस मामले में अधिकतम दंड दिया जाए या उससे कम, यह किस बात पर निर्भर करता है? यह न्यायाधीश के विवेक पर ही निर्भर करता है। क्वेश्चन, गंभीर अपराध के लिए दंड का उद्देश्य ऐसे अपराध के लिए कड़ा दंड देकर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है। यह किस वाद में अभी निर्धारित किया गया? जुल्फिकार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में क्या निर्धारित किया गया कि गंभीर अपराध के लिए दंड का उद्देश्य ऐसे अपराध के लिए कड़ा दंड देकर अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है। ओके, उच्च न्यायालय का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? आंसर है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। ओके, तो उच्च न्यायालय जो है वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन न्यायाधीश या फिर अपर सेशन न्यायाधीश किस प्रकार का दंडादेश दे सकते हैं? सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। सेशन न्यायाधीश के दंडिक शक्ति की सीमा क्या है? सेशन न्यायाधीश की द्वारा मृत्यु दंडादेश दिए जाने की स्थिति में उसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा। ओके, नेक्स्ट, सेशन न्यायाधीश का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? यानी सहायक सेशन न्यायाधीश का पूछ रहे हैं अब यहाँ पर। तो संहिता की धारा 28 की धारा 3 के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। ओके, यानी कि मिनिमम वो 10 वर्ष तक का कारावास ही दे सकता है, इसमें ये बता रखा है क्योंकि ये बोला है ना कि मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई अन्य दंड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की कौन सी धारा मजिस्ट्रेटों के दंडिक क्षेत्राधिकार के बारे में उपबंध करती है? धारा 29। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार का दंडादेश दे सकेंगे? धारा 29 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अनधिक अवधि तक विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो 7 वर्ष तक का कारावास का दंडादेश दे सकते हैं, 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकते हैं। एक बात बता दूं मैं कि ये जो मजिस्ट्रेट्स के नाम होते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर सहायक सत्र न्यायाधीश जो भी हैं, उनको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो कि हिंदी में बिल्कुल जानना नहीं चाहते हैं। अभी एक इंटरव्यू में ऐसे हुआ मेरे फ्रेंड के साथ कि उनसे पूछा गया ये कि ये जो नेम थे मजिस्ट्रेट्स के उनको हिंदी में पूछा गया पर उनको पता नहीं था, इस तरीके से उन्हें लॉस हो गया इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का दंडिक क्षेत्राधिकार क्या है? धारा 29 के अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश और 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या फिर दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो मतलब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसे हम JMFC भी बोलते हैं, उसका जो क्षेत्राधिकार होगा दंड का वो 3 वर्ष से अनधिक मतलब मैक्सिमम 3 इयर्स तक का कारावास दे सकता है और 10,000 रुपये मैक्सिमम जुर्माना लगा सकता है या फिर दोनों लगा सकता है। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय किस प्रकार का दंडादेश दे सकेगा? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ओके, तो वो जो दंडादेश देता है वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए और 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना या दोनों दे सकता है। यानी मैक्सिमम 1 वर्ष तक का कारावास दे सकेगा और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तो लगाता है 10,000 और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लगा सकता है मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों दंड दे सकता है, यानी कारावास भी और जुर्माना भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट क्या दंडादेश दे सकेंगे? आंसर है धारा 30 के अनुसार, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ें कि जुर्माना देने में जब व्यतिक्रम हो गया है, यानी कि त्रुटि हो रही है, जुर्माना नहीं दे रहा है कोई इंसान जिस पर जुर्माना लगाया गया है, तो मजिस्ट्रेट उसको क्या दंड देंगे? फिर धारा 30 के अनुसार ही बताया गया है, किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 29 में दी गई मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया जाता है वहां उस कारावास की अवधि कितनी होगी? आंसर, ऐसी स्थिति में उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने में सक्षम है। यानी सेम वही प्रोविज़न है जो कि हम आईपीसी में पढ़ते हैं कि जुर्माना न देने पर कौन सा कारावास दिया जाएगा, तो उस दंड का 1/4 दिया जाएगा जो कि मजिस्ट्रेट दंड के तौर पर देने में सक्षम है। ठीक है, उस दंड का 1/4, उससे अधिक नहीं होगा अगर जुर्माना देने पर व्यतिक्रम के लिए दंडादेश दिया जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 30 के अंतर्गत जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर क्या कारावास मुख्य कारावास के साथ होगा? ये पूछ रहे हैं क्या कारावास जो है वो मुख्य कारावास के साथ ही दे दिया जाएगा? अगर आप जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अगर आपको कारावास का दंड दिया जा रहा है तो क्या वो मुख्य कारावास के साथ ही दे दिया जाएगा? आंसर है धारा 30 के अंतर्गत दिया गया कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन निर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। यानी यही प्रोविजन आईपीसी में भी ऐसे ही बता रखा है कि जो ऐसा कारावास दिया जाएगा जो कि आपको व्यतिक्रम के लिए दिया जा रहा है तो वो आपके मुख्य कारावास से अलग दिया जाएगा, यानी मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त दिया जाएगा। ओके, ये नहीं कि उसके साथ साथ ही दे देंगे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में क्या उपबंध है? इस धारा के अनुसार इसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि धारा 31 में क्या क्या उपबंध है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इस धारा के अनुसार नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक धाराओं का आरोप है तो सबके लिए अलग अलग सजा भोगी जाएगी जब तक अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। ठीक है। नंबर 2 क्या है, यदि दंड का योग मजिस्ट्रेट की क्षमता से अधिक होता है तो केवल उसी के लिए अन्य न्यायालय में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो केवल उसी के लिए अन्य न्यायालय में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 3, अपील के संबंध में यदि जोड़ने से कारावास की अवधि अधिक होती है तो अपील हो सकेगी। नंबर 4, इकट्ठा अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह संकलित दंड की मात्रा मजिस्ट्रेट की क्षमता के 2 गुने से अधिक नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तब जुर्माना न अदा करने पर कारावास की अवधि और प्रकृति क्या होगी? ऐसा प्रोविज़न आपने सीआरपीसी में भी पढ़ा होगा, तो इसमें देख लेते हैं क्या आंसर दे रखा है इस प्रोविज़न का। तो संहिता की धारा 30 के प्रकाश में यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, यानी मेन पॉइंट है कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तब जुर्माना अदा न करने पर कारावास की प्रकृति सादा होगी, यानी कि सादा कारावास ही दिया जाएगा, कठोर कारावास नहीं दिया जाएगा, यानी कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि जुर्माना 1 से 50 रुपये तक है तो कारावास की अवधि 2 माह की होगी, और यदि 50 से अधिक और 100 रुपये से कम तक का जुर्माना है तो कारावास की अवधि 4 माह की होगी। यदि जुर्माना 100 रुपये से अधिक कितना भी हो तो कारावास की अवधि 6 माह होगी, लेकिन 6 माह से अधिक सज़ा किसी भी दशा में नहीं होगी। यानी कि जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो
जुर्माना न देने पर मैक्सिमम कारावास कितना हो सकता है? 6 महीने हो सकता है, 6 मंथ तक का कारावास हो सकता है, चाहे कितना भी जुर्माना हो, ठीक है। और लेकिन अगर 50 रुपये से 1 रुपये से 50 रुपये तक का जुर्माना है, यानी कि 50 रुपये से कम के लिए है अगर जुर्माना था, तो उसके लिए कितना कारावास? 2 माह का कारावास। अगर 50 रुपये से 100 के बीच में था, यानी कि 100 रुपये से कम का जुर्माना था, तो उसके लिए 4 माह का कारावास। और अगर 100 रुपये से अधिक का जुर्माना है तो 6 माह का कारावास, ठीक है। क्वेश्चन है, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद, ये यहाँ से मिसिंग है शायद, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना किस धारा में बताया गया है? धारा 35 में। ओके, सो ये नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, जो कि चलेगा हमारा टॉपिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी। ओके, आप कमेंट में बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स चाहिए फॉर प्रीलिम्स, तो फिर हम आप उसके लिए भी ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू।